क्या ये वाकई चुनावी पिटारा होगा? क्या ये माना जाए कि उपलब्धियों को गिनाने की बात होगी, या ये माना जाए कि भविष्य में एक विजन देने की बात होगी? क्योंकि याद कीजिए, जिस समय मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री देश में आर्थिक सुधार लाए थे तो ट्रैक 1 की बात हो रही थी, फिर जब बीजेपी की सरकार आती है तो ट्रैक 2 की बात करती है। तो क्या एक लकीर बार बार कांग्रेस या कांग्रेस के वित्त मंत्री खींचते हैं और बीजेपी उस लकीर पर चल देती? कुछ ऐसे संयोग भी होंगे। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सीएम वासुदेव साहब, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और प्रांजय गुहा ठाकुरता, जो कि हम इनसे जरा राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। खासतौर से वासुदेव साहब, एक सवाल लोगों के जहन में होगा कि आज जो बजट पेश किया जाएगा, वह बजट क्या वाकई चुनावी तौर पे कोई रास्ता दिखलाने वाला पार्टी का होता है, या ये माना जाए कि जी नहीं, ये एक उपलब्धियों को गिनाने वाला होता है कि हमने, चूंकि एक लिहाज से 10 बरस का शासनकाल एक मुहिम मुहाने पर आकर खड़ा हो गया, ये होता क्या है? देखिए, नाम तो खैर कहने का इंटरिम बजट है, मगर इंटरिम बजट और वास्तविक बजट में वैसे कोई अंतर नहीं होता है मेरे हिसाब से। जो बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो वित्त मंत्री पेश करेंगे पार्लियामेंट में, उसमें एक एक्सपेंडिचर बजट होता है, एक रेवेन्यू बजट है। वो दोनों पूरे साल के ही आंकड़े उसमें पेश किए जाएंगे कि पूरे साल में कितना व्यय होगा और कितनी आमदनी होगी। मगर उसके ऊपर जो पार्लियामेंट से वो अप्रोप्रिएशन बिल पास कराते हैं, खर्चा करने की जो पार्लियामेंट से स्वीकृति प्राप्त करते हैं, वो केवल 4 महीने के लिए प्राप्त करेंगे। तो वो 4 महीने चलेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के लिए। बाकी 8 महीने के आंकड़े तो बजट में पेश हो जाएंगे, मगर उन पे खर्चा करने की अनुमति पार्लियामेंट से नहीं मांगी जाएगी। मगर उससे ये अंदाज़ा ज़रूर लगेगा कि जो इनकी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो पॉलिटिकली सोशल सेक्टर की स्कीम्स जिसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल हुआ, या राजीव गांधी आजकल ये आवास योजना बनी है, या मनरेगा है, या रूरल हेल्थ मिशन है, इनमें आंकड़े बढ़ा के चढ़ा के दिखा सकते हैं, ताकि जो उनकी कमिटमेंट है इस किस्म की सोशल सेक्टर स्कीम पे, वो दिखा सकें पार्लियामेंट के माध्यम से जनता को। मगर उसमें से खर्चा केवल 4 ही महीने का वो पार्लियामेंट से अप्रूवल कराएंगे। एक तो ये हो सकता है कि जो लोक लुभावन स्कीम्स हैं उनके ऊपर खर्चा काफ़ी आंकड़े दिखाए जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस मौके पर अक्सर पास्ट में जो इंटरिम बजट्स हुए हैं, विभिन्न सरकारों ने, चाहे किसी पक्ष की सरकार रही हो, उन्होंने अपने जो पुराने काम किए हैं उनको ज़रूर गिनाते हैं कि हमने ये अच्छे अच्छे काम किए। जैसे ये दिखाएंगे कि हमने फूड सिक्योरिटी बिल पास किया, हमने मनरेगा किया, हमने ये किया। और वित्त मंत्री एक स्पेशल जो उनका है, जो मैं समझता हूँ बहुत पॉलिटिकली इतना इन ट्यून ना हो, मगर वो इस पे काफ़ी ज़ोर देते रहे हैं कि वो फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों को काबू में लाएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट वाकई काबू में आ चुका है, और फिस्कल डेफिसिट के लिए जो उन्होंने 4.8% का जो आंकड़ा दिया था पिछले बजट में, वो ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि उसके ऊपर वो खरे उतरे हैं। 4.8 या 4.7% तक वो फिस्कल डेफिसिट ले आए हैं। मगर उसमें देखने की बात ये होगी कि उस आंकड़े के पीछे क्या है। क्या बहुत से खर्चे जो इस साल में होने चाहिए वो अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिए, क्योंकि सरकार का जो बजट है वो बनता है कैश अकाउंटिंग सिस्टम के, ना कि अक्रूवल अकाउंटिंग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में रहता है। नहीं, इसमें हम एक चीज़ और, हम जरा प्रांजय एक चीज़ जानना चाहेंगे कि दरअसल जब जब प्रधानमंत्री से इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर बातचीत की गई पार्लियामेंट के भीतर या बाहर, जब जब विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा आया हो, उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन की बात की, वर्ल्ड वाइड में जो चीज़ें हो रही हैं। चिदम्बरम भी इससे अछूते नहीं है, उन्होंने भी हर बार जिक्र इसका किया है। क्या इस अपनी कमजोरियों के लिए वो दोबारा उस स्थिति में लेकर आएंगे देश को कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं, या ये माना जाए कि इस बार उससे बचेंगे? नहीं, वो तो कहेंगे कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एक विश्वव्यापी एक आर्थिक संकट अभी भी चल रहा है। अगर कच्चे तेल का कीमत बढ़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में हम आयात करते हैं 80% कच्चे तेल। मगर मैं देखिए, हर जैसे बजट भाषण में राजनीति तो आ ही जाएगा। आपने जसवंत सिंह का याद दिलाया आपका दर्शकों को कि गरीब के पेट में दाना, गृहिणी के टुकिया में आना। हाँ। तो प्रणब बाबू भी ऐसे क्या था, वो आम आदमी का हाथ उस समय कहा था। अगर आप देखें कि ये सारे कार्यक्रम हमने किया, ये इसके पीछे किसके हाथ है, ये भी सोचिए, तो प्रणब बाबू ने किया, तो चिदम्बरम जी भी ऐसे कहेंगे। आप ये भूलिए मत कि हमारे वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ये बजट लेके 10वां बजट होगा, 10 बजट, क्योंकि वो
जो संयुक्त मोर्चा, जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, देवेगौड़ा गुजराल सरकार में भी 2 बार उस समय उन्होंने बजट पेश किया था। अब सवाल है कि ये उनका आखिरी बजट अगर होगा कि नहीं, अगर सत्ता बदल जाता है। मगर ये बजट में वो कह सकते हैं कि हमने ये किया, ये करना चाहिए। वासुदेव जी ने एक कहा, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, उनके लिए ये वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट बहुत महत्वपूर्ण है। मगर आम आदमी के लिए कुछ वित्तीय घाटे में कुछ लेना देना, मगर वो वित्तीय घाटा आप कैसे कम करें? आप अर्थशास्त्री होके कह सकते हैं अगर घाटा आपका कम होगा तो आने वाले सालों में आपका महंगाई कम होने का एक संभावना है। मगर असलियत क्या है? ये पिछले 6 साल में भारतवर्ष के इतिहास में मैंने खाद्यान्न का दाम जिस रफ्तार से बढ़ा, जो सरकार खुद कह रहे कि 10% लगातार 6 साल, इसका क्या असर पड़ा आम आदमी के ऊपर, गरीब के ऊपर क्या असर पड़ा, मध्य वर्ग के लोगों का, हर गृहिणी का आपने जेब काटा। तो ये जो लोगों के अंदर जो राग है, जो आक्रोश है, ये आप कैसे जरा सा बता दें दर्शकों को कि वित्त मंत्री देखिए पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। उस पारंपरिक तरीके से उसी बक्से को दिखाया जा रहा है, बैग जो हाथ में है उसमें बजट के पेपर है, जाहिर है वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तस्वीरें खींची जा रही हैं जो कल आप अखबारों में भी देखेंगे, छपेगी। तो प्रधानमंत्री उस परंपरा को निभाते हुए उनके अगल बगल जेडी सेलम और नमो नारायण मीना जो कि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हम जरा ब्रेक से पहले एक कमेंट खाली चाह रहे थे, जो जिस दिशा को हम पकड़ना चाह रहे हैं। चुनाव में जो जनता वोट डालने जाती है वो इस फिजिकल डेफिसिट, इसके कैलकुलेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी इसको नहीं समझती है। बिल्कुल समझती। क्या चिदम्बरम इस बात को समझते हैं? ये बहुत मुश्किल बात आपने, बहुत कठिन सवाल आपने उठाया। मैं समझता हूँ, देखिए बार बार भारत सरकार, मनमोहन सिंह का सरकार, ये जो आर्थिक उदारीकरण की नीति में विश्वास करते हैं, बार बार कहते हैं ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, नौकरी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। आपने कहा बार बार कि हाँ महंगाई कम हो जाएगा, मगर महंगाई कम नहीं हुआ। कुछ दिन पहले चिदम्बरम जी ने खुद माना कि हाँ इसके एक असर पड़ेगा, इसके ऊपर वी विल पे अ पॉलिटिकल प्राइस, ये उन्होंने खुद कहा कि क्योंकि बहुत कारण के लिए हमने महंगाई के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाया। मैं समझता हूँ देर हो गया, मगर आज वित्त मंत्री कभी वो उसको मालूम है कि देखिए हम लोग गारंटी लेने की स्थिति में है, वो डिरेल्ड हैं, डिरेल्ड में स्थिति में ही ये भाषण होने वाला है। अशोक अजमेरा साहब, सेंसेक्स या कहें शेयर बाजार की नजर किस रूप में है इस बजट को लेकर? नहीं, बाजार यही देखना चाह रहा है कि क्या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इस बजट में से, इंटरिम बजट में से आती है। मुझे लगता है कि चिदम्बरम साहब ने जो भी फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो कंट्रोल किया है, और अभी इन्फ्लेशन के नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसके बारे में ये बजट में काफी चर्चा करने वाले हैं। जो यूपीए गवर्नमेंट के अचीवमेंट है, जो ग्रोथ हुई है, जो इंटरनेशनल इतना बड़ा जो भूचाल आया फाइनेंशियल मार्केट्स में 2008 से लेके आज तक, उसके बावजूद भी इंडिया कैसे बचा रहा उस भूचाल से, ये सब बातें बताने वाले हैं। तो जितनी भी ये पॉजिटिव बातें होंगी उससे मार्केट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। अशोक जी, क्या ये माना जाए कि ये गोल्डन पीरियड है अशोक जी? क्योंकि सेंसेक्स हम देख रहे हैं कि 20,000 पार है, निफ्टी भी 6,000 पार है, तो ये एक बड़ा गोल्डन वक्त है सरकार के लिए शेयर बाजार को लेकर। देखिए, सरकार के लिए गोल्डन वक्त एक नहीं, लेकिन एक निवेशक के लिए जरूर ये गोल्डन वक्त है। ओके। अगर आज एक निवेशक एक अच्छे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाता है तो उसे काफी अच्छा मुनाफा आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। ये जो जितना भी नकारा जा रहा है, जो सरकार ने जो काम किए हैं, जो चिदम्बरम साहब ने वो काम किए हैं, वह उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। काफी अच्छे काम हुए हैं। आज हम ये भूल रहे हैं कि कितना बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल रेसिशन आया, कितना बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमारे देश में क्या एक भी बैंक फेल हुआ जी? एक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल हुई? हम बहुत सुदृढ़ परिस्थिति में हैं आज। इसका दूसरा हिस्सा कितने निवेशक होंगे हमारे देश में? जो हमारे देश के निवेशक, ये संख्या कम हो गया पिछले 6-7 साल में। आज हमारे संवेदी सूचकांक विदेशी संस्थागत विदेशी निवेशक के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। जब वो खरीदने शुरू करते हैं, हमारा सेंसेक्स बढ़ जाता है, वो जो बेचने शुरू करते हैं कम हो जाता है। 5 साल पहले, 5 साल नहीं 6 साल होने वाले हैं, 2008 जनवरी में यही संवेदी सूचकांक ये 21,000 के आसपास पहुंच गए थे। फिर नवंबर 2010 में वही 21,000 के आसपास पहुंच गए थे। आज हम 2013-14 में हैं, दिसंबर 2013 में और जनवरी 2014 में वही 21,000 तक पहुंच गए थे। मतलब क्या हुआ? ये 5 साल 6 साल में क्या फर्क हुआ?
आज ऊपर जा रहा है, कल थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, मगर वो 21,000 के ऊपर नहीं जा पा रहे। और असली बात यह है अजमेरा जी, आपको खुद मालूम होगा कि हमारे अपने देश का निवेशक तो स्टॉक मार्केट से भाग गए हैं। कहां है वो? हम एक क्योंकि हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें बता नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश में क्या है। नहीं, आज हम बताने की कोशिश करते हैं क्या कर सकती है। हम एक मिनट कोशिश करते हैं। वासुदेव जी, एक चीज बताइए, क्या ये वाकई बैरोमीटर का काम करता है देश की इकोनॉमी के लिए शेयर बाजार, या कुछ और है? देखिए, शेयर बाजार, कैपिटल मार्केट्स हों, आप देखिए, मैं दो बुनियादी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, उसमें ग्रोथ कैसे आएगी। अब पहले सेविंग्स होंगे, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ होगा। अब वो सेविंग्स को चैनलाइज करने के क्या माध्यम है? एक तो सरकार टैक्स ले ले, वो सेविंग को लगा के सरकार तय करे कहाँ कहाँ टैक्स का पैसा लगाना है, कंजम्पशन में लगाना है, सब्सिडी में लगाना है, इन्वेस्टमेंट में लगाना है। दूसरा, सेविंग बैंकों में जाएंगे, बैंक तय करेंगे कि कौन उसको बोरो करेगा, कौन अच्छा इस्तेमाल करेगा। तीसरा, सेविंग्स कैपिटल मार्केट में लगाएंगे। ये सारे इंटरमीडिएटरीज हैं, ये इंटरमीडिएट करते हैं बिटवीन सेवर्स ऑफ सोसाइटी एंड यूजर्स ऑफ दो सेविंग्स। तो ये बैरोमीटर एक तरीके से अपनी जगह है वो कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, मगर जितना पैसा आपका सेविंग्स है वो कैपिटल मार्केट के माध्यम से यूजर्स ऑफ सेविंग को जाएगा, तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ेगा। उसके उल्टी तरफ बात अगर आपका ये होगा कि सारा पैसा केवल सरकार को ही सेविंग्स टैक्स के माध्यम से ले लेना है, फिर सरकार बैठ के और प्लानिंग कमीशन बैठ के तय करे कि हमें मनरेगा में देना है, ये देना, वो देना, उससे आपको ग्रोथ मिलेगी। आपको हम इस चर्चा पे आते हैं, हमारे पास एक नई जानकारी चुकी आ रही है, इन्वेस्टमेंट और फिर ग्रोथ।